हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है अपने अपने फैसले। दो नौजवान अवधेश और राघवेंद्र की कंपनी में बीमा एजेंट हैं। दोनों लखनऊ में ही रहते हैं, लेकिन काफ़ी दूर दूर अलग अलग मोहल्ले में। अवधेश की पत्नी सुहानी और राघवेंद्र की पत्नी मनीषा भी अच्छी सहेलियां हैं। राघवेंद्र अपने माता पिता की इकलौती संतान है, जबकि अवधेश की एक शादीशुदा बड़ी बहन है। सबकी जिंदगी मस्त चल रही है, मगर जिंदगी में हमेशा ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलता रहता है। एक बाइक दुर्घटना में अवधेश और राघवेंद्र एक साथ ही काल कवलित हो गए। दोनों के परिवारों पर गम का भारी पहाड़ टूट पड़ा। अवधेश और राघवेंद्र के न रहने पर सुहानी और मनीषा भी धीरे धीरे दूर होती गईं। दुर्घटना के 5 साल बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रही अर्धकुमारी में विश्राम कर रही सुहानी और मनीषा की एक बार फिर मुलाकात हो जाती है। मनीषा की गोद में करीब 1 साल का बच्चा है और सुहानी की उंगली थामे करीब 4 साल की एक लड़की है। काफी सालों बाद एक दूसरे से मिलकर सुहानी और मनीषा बहुत खुश हुईं। सुहानी के पूछने पर मनीषा ने बताया, राघवेंद्र की डेथ के बाद 13वीं बरसी एक साथ ही हो गई। उसके 1.25 महीने बाद ही मम्मी पापा और भैया मुझे मेरी ससुराल से वापस ले आए, हमेशा के लिए। राघवेंद्र की मौत के बाद नॉमिनी होने पर भी मैंने क्लेम का एक भी पैसा नहीं लिया और सारा पैसा राघवेंद्र के माँ बाप को दे दिया। सुहानी बहुत गौर से मनीषा की बातें सुन रही थी। उसने पूछा, मनीषा, ससुराल से आने के बाद तुम्हारे सास ससुर तो अकेले रह गए होंगे? मनीषा ने जवाब दिया, हाँ, राघवेंद्र उनके इकलौते बेटे थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा, तुम्हारे आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है, सारे सुख देखने तुम्हें बाकी हैं, ससुराल में विधवा की जिंदगी नहीं गुजार सकती तुम। फिर क्या हुआ? सुहानी ने पूछा। फिर क्या, मेरे मम्मी पापा ने यही बात मेरे सास ससुर से कह दी। उन लोगों को भी ये बात सही लगी तो उन्होंने मुझे ससुराल से जाने की इजाजत दे दी। वैसे अगर वह मना भी कर देते तो भी ना मेरे मम्मी पापा ना मेरे भैया मुझे वहाँ रहने देते और ना ही मैं वहाँ रहने वाली थी। फिर तुमने दोबारा शादी करी? सुहानी ने मनीषा से पूछा। मनीषा ने बताया, हाँ, यशस्वी से। वो मेरे पापा के दोस्त के बेटे हैं। वो मेरी शादी के पहले भी मुझे पसंद करते थे, मगर जब तक वो अपने दिल की बात कर पाते उससे पहले ही मेरी शादी राघवेंद्र से हो गई। ओह अच्छा। मनीषा, क्या राघवेंद्र के मम्मी पापा से अब तुम्हारा कोई कांटेक्ट है? सुहानी ने पूछा। मनीषा ने कहा, नहीं, मेरे मम्मी पापा ने उनसे किसी भी तरह का संबंध रखने से मना कर दिया था, क्योंकि इसका असर मेरे नए रिश्ते पर पड़ सकता था, इसलिए मुझे नहीं मालूम उनके बारे में। कहकर मनीषा शांत हो गई। सुहानी भी सर झुकाए मौन हो गई। 2 पल के लिए दोनों के बीच पसर आए सन्नाटे को तोड़ते हुए मनीषा ने पूछा, सुहानी, तुम सुनाओ, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? तुमने भी दोबारा शादी कर ली और ये तुम्हारी बेटी है? मनीषा ने प्रश्न किया। हाँ, ये अंशी है, सुधांश जी की बेटी और अब मेरी भी। कहकर सुहानी ने अपनी उंगली थामे खड़ी अंशी के सर पर प्यार से हाथ फेरा। सुधांश जी, ये कौन है? मनीषा ने पूछा। मेरे पति हैं सुधांश जी, सुहानी ने बताया। मनीषा मुस्कुराई। ओह, तो तुमने भी दूसरी शादी कर ली, बहुत सही फैसला लिया तुमने। मनीषा आगे कुछ और पूछ पाती इसके पहले ही हाथों में चिप्स, फ्रूटी, चॉकलेट आदि से भरा थैला पकड़े एक शख्स सुहानी के पास आया और वो थैला सुहानी के हाथों में थमा दिया। शख्स को देखते ही अंशी सुहानी की उंगली छोड़कर पापा पापा कहते हुए उस शख्स से लिपट गई। शख्स ने अंशी को गोद में उठा लिया। सुहानी ने उस शख्स का परिचय कराते हुए मनीषा से कहा, ये है मेरे हस्बैंड सुधांश जी, और सुधांश जी, यह है मेरी एक पुरानी फ्रेंड मनीषा। दोनों ने आपस में नमस्ते किया। तभी वहाँ एक शख्स और आ खड़ा हुआ।
मनीषा ने अपनी गोद में लिया हुआ बच्चा उसको थमाते हुए कहा, सुहानी, ये है मेरे पति यशस्वी। और यशस्वी, आप मिलिए मेरी पुरानी फ्रेंड सुहानी से और सुहानी के पति सुधांश जी। मनीषा ने अपने पति यशस्वी से सुहानी और सुधांश का परिचय कराया। सुधांश ने यशस्वी से हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, ये दोनों सहेलियां बरसों बाद मिली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इन दोनों के बीच हमारी जरूरत है। यशस्वी ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सुधांश जी। चलिए फिर हम लोग दूसरी बेंच पर चलकर बैठते हैं। दोनों के जाने के बाद मनीषा एक बार फिर सुहानी से मुखातिब हुई, फिर तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हें ससुराल से वापस मायके ले आए? सुहानी अतीत को याद करते हुए बताने लगी, मेरे मम्मी पापा ने भी मुझसे मायके चलने के लिए कहा, मगर साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि तुम पर कोई दबाव नहीं है। यदि तुम ससुराल में ही रहना चाहती हो तो रहो। अंतिम फैसला तुम्हारा ही होगा और तुम्हारा हर फैसला हमें स्वीकार है। फिर तुमने क्या फैसला लिया? तुम भी चली आई वापस मायके? सही किया तुमने। बिना पति के ससुराल में रहने का क्या मतलब? मनीषा ने कहा। सुहानी ने आगे बताया, मेरे मम्मी पापा की राय से मेरे सास ससुर भी सहमत थे कि मुझे मायके लौट जाना चाहिए, एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। मनीषा ने कहा, बिल्कुल, ये बात तुम्हारे सास ससुर ने बिल्कुल सही कही। वो अनुभवी थे, जानते समझते थे कि विधवापन ओढ़कर जिंदगी के थपेड़ों से नहीं बचा जा सकता। कोई न कोई साथी तो होना ही चाहिए। फिर तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारी शादी करा दी सुधांश जी से? मनीषा ने सुहानी की आंखों में झांकते हुए पुष्टि करना चाहा, मगर आशा के विपरीत सुहानी ने जवाब दिया, मेरे मम्मी पापा ने दोबारा मेरी शादी नहीं करवाई, क्योंकि मैंने ससुराल में अपने सास ससुर के साथ रहने का फैसला कर लिया था। अवधेश के ना रहने पर, अवधेश की पत्नी होने के नाते अब वो मेरी जिम्मेदारी थे, और मैं ये जिम्मेदारी छोड़कर जाती तो कैसे? ये तो अवधेश के साथ धोखा होता। मनीषा ने माथे पर बल डालकर कहा, कैसा धोखा सुहानी? अवधेश तो इस दुनिया से जा चुके थे। सुहानी ने कहा, हाँ, मगर हम दोनों जिस पल से एक हुए थे, उसी पल से एक दूसरे के सुख दुख को अपना मानने का वचन दे चुके थे। मनीषा ने सर हिलाते हुए कहा, लेकिन जब तुम्हारे मम्मी पापा ने सुधांश जी से तुम्हारी शादी नहीं करवाई, तो क्या तुमने लव मैरिज करी है? तुम और सुधांश जी कहाँ मिले? क्या तुम जॉब करने लगी थी? सुहानी ने बताया, सुधांश जी से मेरी शादी मेरे सास ससुर ने ही करवाई, और ये हमारी लव मैरिज नहीं थी। मेरे सास ससुर और सुधांश जी के मम्मी पापा ने अरेंज की थी हमारी मैरिज। ये सुनकर मनीषा का मुंह आश्चर्य से खुल गया। क्या तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हारी शादी करवाई? अमेजिंग। सुहानी ने मनीषा की तरफ देखा और कहा, सुधांश जी के साथ शादी का प्रस्ताव मेरे सास ससुर ने मेरे सामने रखा तो मैं भी शॉक्ड हो गई थी। पहले तो मैंने उन्हें मना ही कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी है, आजीवन आपका बेटा बनकर आप लोगों की सेवा करनी है। फिर तुम कैसे राजी हुई? मनीषा ने पूछा। सुहानी ने कहा, राजी होना पड़ा, सास ससुर ने बात ही ऐसी कह दी। मनीषा ने उत्सुकता से पूछा, ऐसी क्या बात कह दी तुम्हारे सास ससुर ने? सुहानी ने बताया, उन्होंने कहा, अब तुम हमारी बहू नहीं और बेटा भी नहीं, अब तुम हमारी बेटी हो। और कौन माँ बाप बेटी को मायके में बिठाए रखते हैं? मेरे ससुर बहुत भावुक हो आए थे तो मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी। हालांकि मैंने उनसे कहा कि अगर मैं शादी करूंगी तो आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा? मेरे ससुर बोले थे, आजकल शादीशुदा बेटियां भी अपने माँ बाप का ख्याल रखती हैं। तब मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी। ओहो, सो टचिंग स्टोरी सुहानी। तुम्हारे सास ससुर तो बहुत अच्छे और मॉडर्न थिंकिंग वाले निकले। मनीषा ने सुहानी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, फिर सुधांश जी को कहाँ ढूंढा तुम्हारे सास ससुर ने? सुहानी ने बताया, सुधांश जी को कहीं ढूंढना नहीं पड़ा, वो मेरी ननद के पति यानी मेरे नंदोई हैं। क्या?
इसका मतलब तुम्हारे सास ससुर ने अपने दामाद के साथ तुम्हारी शादी करा दी। और तुम्हारी ननद, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया अपने पति की शादी तुमसे करवाने में? फिर ये शादी तो... ठहरो ठहरो मनीषा। सुहानी ने अपने हाथों से मनीषा को आगे कुछ भी बोलने से रुकने का इशारा किया। फिर हल्का सा हंस कर बोली, मेरी शादी अवैध बिल्कुल भी नहीं है, बाकायदा रजिस्टर्ड है। अगले ही पल सुहानी गंभीर हो आई। मेरी ननद ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। दरअसल मेरी ननद कैंसर पेशेंट थी। सुधांश जी से मेरी शादी के वक्त वो इस दुनिया में नहीं थीं। उन्हें मालूम था कि वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगी। उनकी एक बेटी भी थी 2 साल की। उन्होंने मेरी और अपने पति सुधांश जी की शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरे सास ससुर यानी अपने मम्मी पापा पर छोड़ दी थी। हमारी शादी को 1 साल हो गया है, तो वही हम माता के दर्शन करने आए थे। आगे मनीषा कुछ कहने ही वाली थी कि सुहानी का फोन बज उठा। सुहानी ने पर्स से फोन निकाला, रिमाइंडर बजा था। मनीषा को 1 मिनट रुकने का इशारा करते हुए सुहानी ने एक कॉल लगा दी। हेलो, हाँ पापा जी, कल सुबह आप और मम्मी जी को रूटीन चेकअप के लिए जाना है। अपॉइंटमेंट ले ली है मैंने। और सब ठीक है ना पापा जी? ओके, बाय पापा। मनीषा ने पूछा, मायके में पापा को फ़ोन किया था? सुहानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मायके में। मनीषा ने कुछ याद करते हुए कहा, तुम्हारा मायका तो शायद झांसी में था? सुहानी ने कहा, हाँ, झांसी में भी है, लेकिन अभी मैंने लखनऊ वाले मायके में फ़ोन किया था। मनीषा एक बार फिर उलझन में पड़ गई। लेकिन लखनऊ में तो तुम्हारी ससुराल थी ना? सुहानी ने कहा, हाँ, जब अवधेश के साथ ब्याह कर लखनऊ आई थी तो वो मेरी ससुराल थी। लेकिन जब मेरे सास ससुर ने मेरा कन्यादान किया तो उसी पल से वो मेरा मायका हो गई। इसके बाद मनीषा ने सुहानी से कोई प्रश्न न पूछा। दोनों एक बार फिर मौन हो गईं। तुरंत ही उनके कानों में सुधांश और यशस्वी के हंसने की आवाजें पड़ी। सुहानी और मनीषा ने देखा वो दोनों उन्हीं की तरफ आ रहे थे। यशस्वी ने भी अपनी गोद का बच्चा मनीषा को पकड़ाते हुए कहा, उम्मीद है आप दोनों सखियों ने जी भर के बातें कर ली होंगी। मनीषा और सुहानी दोनों ही इस बात पर हंस पड़ी और जल्दी मिलने का वादा कर दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़ी। होटल में पहुंचकर मनीषा ने यशस्वी को सुहानी की सारी कहानी सुनाई। फिर यशस्वी से अपने पूर्व सास ससुर फोन करने की इजाजत मांगी तो यशस्वी ने कहा, फोन क्या करना, यहाँ से लौटकर उनसे मिलने ही चलेंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्या? मनीषा की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने कहा, यश, आपको इस बात से बिल्कुल एतराज नहीं है कि मैं उनसे कांटेक्ट रखूं? यशस्वी ने कहा, बिल्कुल नहीं। अगर तुम किसी बुजुर्ग, खासकर जब वह एक समय में तुम्हारे सास ससुर रह चुके हैं, उनसे बात कर उनका हाल चाल ले लेती हो तो उसमें मुझे क्या एतराज होगा। थैंक यू सो मच यश। और मन ही मन सुहानी को भी थैंक यू कहा, जिसने बरसों बाद ही सही उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास करा दिया था। माना हमेशा साथ रहना संभव नहीं है, लेकिन आजकल के जमाने में एक फोन करके हालचाल लेना असंभव भी तो नहीं। थैंक यू।